किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपके फलों के अंदर, आपके स्टेम के अंदर आप देखते हो कि भाई एक बड़ी दरार पड़ जाती है। दरार अगर स्टेम के ऊपर हो, तने के ऊपर हो, तो आपका पूरा का पूरा पौधा बैठ जाता है। लौकी जैसे फसल में, ककड़ी जैसे फसल में आपको ये ज्यादा समस्या आती है। तने के ऊपर दरार पड़ने की, उसको क्रैकिंग ही कहते हैं। साथ ही साथ फलों के अंदर भी क्रैकिंग जाता है। मतलब क्या है, वो दरार पड़ जाती है और उस दरार से नुकसान ही होता है, कोई फायदा उसके पीछे तो है नहीं। तो ये दरार क्यों आती है, आपने एक नोटिस किया होगा कि ये जो भी दरार है, ये आपकी पत्तियां जब सख्त होती है तो इसको कैल्शियम देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। ये सभी बातें तो आपने हर बार सुनी है और इस बार भी सुनने वाले हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर नया ये होने वाला है कि भाई हम पहले गोता लगाकर प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर बाद में वो जो सॉल्यूशन देंगे ना आप, उसका महत्व भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई इसी कारणवश हम ये सब कर रहे हैं। और आप और भी ज्यादा जोर लगाओगे कि भाई किस तरीके से आपका टारगेट अचीव हो। अभी ऐसा है कि भाई इस रास्ते से चलेंगे तो आपका क्रैकिंग रुक जाएगा, लेकिन इस रास्ते में आपको वो एंड वाला पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा एंड टारगेट क्या होगा जिससे हमारा क्रैकिंग 100% रुक जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़े धमाकेदार लाइक से। ठंड में क्रैकिंग रोकने का अव्वल तरीका बोल रहा हूं भाई। तो अभी यहाँ पे एक सवाल मन में बैठा लो, जैसे कि आपको क्रैकिंग का पता ही नहीं कुछ। भाई क्रैकिंग तीन मौसम होते हैं। एक ठंड का मौसम होता है, एक बारिश का मौसम होता है, एक आपका गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में कभी गर्मी के मौसम में कभी क्रैकिंग नहीं होता, बारिश के मौसम में कभी क्रैकिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में क्रैकिंग होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि ठंड के मौसम में ऐसा क्या हो जाता है। तो भाई तापमान सबसे कम होता है। आप कहोगे सर जी इसमें गोता लगाने वाली क्या बात है, तापमान कम होता है उसी की वजह से क्रैकिंग होता है। नहीं भाई, इसके और भी आगे अगर हम जाए तो आपको समझ आएगा कि भाई आपकी जो पत्तियां है ना, वो ठंड के दिनों में एकदम कड़क बन जाती है। जिस तरीके से पत्तियां कड़क बन जाती है कागज की तरह। अभी देखो, फ्लेक्सिबल पत्तियां यानी कि अच्छी पत्तियां किसे कहते हैं और कड़क पत्तियां किसे कहते हैं, आपको उसका एक टेस्ट बता देता हूँ। पत्तियों को हाथ में लो और उसका एक थोड़ा सा ऐसा थोड़ा दबाओ नाजुक हाथों से और फिर खुला करने की कोशिश करो। अगर कहीं पे भी जख्म ना हो, कहीं पे भी टुकड़ा ना पड़े, तो समझ लेना कि भाई आपकी पत्तियां फ्लेक्सिबल है। कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है, नरम पतिया है, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वो करते वक्त अगर थोड़ा सा अगर उसमें टुकड़ा पड़ जाता है कुछ भी, वो आपके कागज की तरह आपको फीलिंग देता है भाई कड़कपन का, तो समझ जाना जैसे आपकी पत्तियां कड़क बन गई है, वैसे आपका फल भी कड़क बन गया है और आपका तना यानी कि स्टेम भी कड़क बन गया है। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाना है, इतना तो आपको पता है, रबर की तरह। तो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अलग अलग तरीके का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन से तरीके, आपका कैल्शियम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो भाई, सॉल्यूशन जानेंगे, लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम को पहले समझ लेना है। तो इससे पहले फ्लेक्सिबल बनाना है हमें, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब क्या भाई, टेम्परेचर कितना भी बड़ा कम ज्यादा हो उससे फर्क क्या पड़ता है। भाई आपने देखा होगा कि पत्तियों में, आपके पौधों के अंदर, फलों के अंदर पानी सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। तो पानी सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, तो पानी का वो कौन सा क्वालिटी जिसकी वजह से क्रैकिंग होता है, तो भाई पानी आकुंचित भी होता है और प्रसरण भी होता है उसका। मतलब आकुंचन प्रसरण के कारण उसका जो भी एक वॉल्यूम है, जो भी आकार है, जो भी एक साइज है पानी का, वो आपका टेम्परेचर जैसे बढ़ता और घटता है वैसे वो होता रहता है। ये हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा है। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज हमने दिखा है कि भाई 5वीं कक्षा में हम जब पढ़ाई कर रहे थे, आपको याद होगा कि भाई मिट्टी कैसे बनती है, एक चैप्टर था, ठीक है, जियोग्राफी में। तो मिट्टी बनती कैसे है उसके अंदर समझ लो, उन्होंने उदाहरण दिया, एक बड़ा पत्थर है और एक मतलब एक हवा के जरिए मिट्टी बनती है, पानी के जरिए मिट्टी बनती है, और एक तीसरा एक मेथड ये बताया था। तो तीसरे मेथड में क्या बताया था, एक पत्थर के अंदर छोटी सी दरार है, बड़ा पत्थर है और छोटी सी दरार है, और उस दरार के अंदर पानी चला जाता है, और उस पानी का आपके तापमान में अचानक से जो बदलाव होते हैं उसके कारण वो जो पानी है वो प्रसरण करता है, और जितना साइज बढ़ाता है उतना ही बड़ा क्रैक जाता है। तो आपको पता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी खदानों के अंदर एक नॉर्मल टच देते हैं और पूरा पत्थर का दो टुकड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कार्य होता है।
आप कहोगे सर जी ये यहाँ पे क्यों लाए, हम तो क्रैकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाई सिमिलर है, आपका ये जो फल है, इस फल के अंदर अगर किसी थ्रिप्स ने जख्म कर लिया तो उस जख्म में क्या बन जाएगा, वहां पे एक जगह बन जाएगी पानी के लिए। या फिर जो आपका डंठल है, डंठल के पास जो भी एक एरिया रहता है ना, वहां पे भी कोहरे का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, कुछ फलों के अंदर कि यहाँ पे जो पानी ठहरने की जो जगह रहती है, वहां पे पानी पड़ गया, प्रसरण हो गया, तो पूरा क्रैकिंग जाता है। तो ये क्रैकिंग का मेथड है। कुछ थ्रिप्स ने खरोच लिया तो थ्रिप्स के जख्म के ऊपर भी क्रैकिंग जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू आया, डाउनी मिल्ड्यू आया, डाउनी मिल्ड्यू के जख्म के ऊपर भी क्रैकिंग जाता है। तो ये जख्म और क्रैकिंग, इस बात को पहले समझना है। तो हमें कुछ भी करके जख्म होने नहीं देना है, ये बात हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जख्म होने नहीं देना है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जख्म ना हो, इसके लिए आपको तो प्रिवेंटिव के तौर पर थ्रिप्स और आपके पाउडर मिल्ड्यू के लिए अच्छी तरीके से कार्य करना है, रोग ना आए और कोई कीटक का अटैक ना हो, इसके लिए तो कार्य करना है। साथ में आपको एक चीज करना है कि जो मैंने पहला टेस्ट बताया कि रबर की तरह आपका पत्ती हो गया, आपका पौधे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किससे आएगी, कैल्शियम से आएगी। तो आप करते हो भाई, आप अलग अलग कंपनियों के, ये कैल्शियम गया, वो कैल्शियम गया, कैल्शियम नाइट्रेट गया, टर्बो कैल्शियम गया, चिलेटेड कैल्शियम गया, नैनो कैल्शियम गया, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट डालते हो, फिर भी उसमें नरम पना नहीं आता है। तो हमारे एक किसान ने प्रयोग किया है, उसी के रिजल्ट आपको बता देता हूँ। उस किसान ने क्या किया, 200 लीटर पानी में लगभग 4 लीटर गाय का दूध का स्प्रे कर दिया, और उसके अंदर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आया कि अभी हमें प्रयास करना पड़ रहा है कि भाई फिर से पत्ती को रब कैसे बनाए, यानी कि मजबूत कैसे बनाए, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। तो इसी प्रयोग का आधार लेते हुए हम क्या करेंगे कि भाई गाय का दूध जो है, तो उसका इस्तेमाल करके, आपको पता है दूध के अंदर कैल्शियम होता है, और यही कैल्शियम आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाके क्रैकिंग से बचा भी सकता है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है। अभी कुछ किसान कहेंगे सर जी गाय का दूध 4 लीटर तो बहुत बोल रहे हो आप 200 लीटर पानी में। टेंशन वाली बात नहीं है, आपका ये भाई बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। आपको सिर्फ एंड तक वीडियो अच्छे से देखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। सबसे पहली बात, गाय का दूध का डोज मैंने कितना बताया, 4 लीटर बताया। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो फिलहाल में, 500 ml इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप 500 ml इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहला स्प्रे 500 ml आपका रेगुलर जाता है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगला स्प्रे गाय का दूध का लोगे, तब आपको क्या करना है, ये 750 ml लेना है। 750 ml में आपको कॉन्फिडेंस आ गया यार, 750 से कुछ नहीं होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुरंत आपको 1 लीटर पे जाना है, उसके अगले वाले स्प्रे में 1 लीटर पे गए, कोई नुकसान नहीं, फिर 1.5 लीटर हो गया। ऐसा करते करते आपको 4 लीटर तक पहुंचना है बॉस। आप मेरे ऊपर भी विश्वास मत रखिए। अब प्रयोग कैसे किए जाते हैं और उसमें सक्सेस कैसे होते हैं बिना किसी नुकसान के, ऐसे सीखा जाता है, ऐसे संशोधन किया जाता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम हमें ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर गलती से 1 लीटर के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ हो, तो वो क्या होता है, हम एकदम से 4 लीटर लेंगे ना तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन 1 लीटर के ऊपर अगर आपके फसल में कोई गड़बड़ हो, तो वो तुरंत पता चलता है यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने सल्फेट ऑफ पोटेश का एक स्प्रेइंग के अंदर अध्ययन किया था कि भाई 1 किलो डाला, 2 किलो डाला, 3 किलो डाला, 4 किलो डाला, 5 किलो डाला, 6 किलो में मेरे को स्कॉर्चिंग दिखा। तो मैंने समझ लिया कि भाई 5 किलो तक ये चल जाता है, और लोगों को बताने के लिए 4 किलो ही सफिशियंट रहा। सल्फेट ऑफ पोटेश का स्प्रे की बात कर रहा हूँ, हेवी स्प्रे होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना होता है, कोई स्टिकर नहीं उसमें। तो उसी तरीके से इसका भी डोज आप हाइपर कर सकते हो। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि अगर आपकी पत्तियां और आपके फल अगर नरम बन गए, और नरम बन गए, फ्लेक्सिबल बन गए, तो भाई आप इस चीज से बच सकते हो। और जो कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए बहुत सारा खर्चा भी करते हो आप, और नुकसान होने के बाद जो चीजें होती वो अन्य बाजू में रह जाती। और ये चीज इतनी सस्ती है कि भाई कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने जैसा ही है। तो इस बात के लिए एक शेयर भी बनता है, शेयर मतलब वो वाला शेयर नहीं, नीचे शेयर का बटन दिया है, वो जरूर दबाना। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और हाँ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
क्योंकि इससे भी धमाकेदार जानकारी आगे आने वाली है। 1 मिलियन का टारगेट है, जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।